सा है आपका बंगाल। कौन सा है आपका बंगाल। तो अब जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं। बंगाल में क्या होने जा रहा है आपका क्रांतिकारी घटना। और ये कौन सा चरण पढ़ रहे हैं हम प्रथम चरण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ना चरणों को भी। ठीक है, ये बंगाल में जो क्रांतिकारी आपका घटना हो रहा है ये इसका कौन सा चरण है प्रथम चरण है। और प्रथम चरण जो है वो कब से कब तक है 1905 से 1915। याद रहेगा। तो पहले जैसे हम लोग कुछ पॉइंट को कवर करते फिर लास्ट में पॉइंट को कवर करते दोनों में रिवीजन हो जाता है। तो सबसे पहला एक बात ये समझना है ठीक है कि जो बंगाल है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल कहने का मतलब ये भारत का उस समय का सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था। याद आ रहा है। मतलब इसी में आपका क्या जुड़ा है बिहार, इसी में क्या जुड़ा है ओडिशा, इसी में क्या जुड़ा है पश्चिम बंगाल, इसी में क्या जुड़ा है बांग्लादेश, इसी में कौन सा क्षेत्र जुड़ा है असम। तो इस तरीके से हालांकि ये इसी का पार्ट है कमिश्नरी क्षेत्र 1875 में उनको 1874 में बना दिया था वो बात अलग है वो सब अलग मुद्दा है ना हम देखेंगे। अभी आपको समझना है कि बंगाल कहने का मतलब ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था आपका बंगाल। यानी देखोगे तो बहुत बड़ा है मैंने ऐसी रफ स्ट्रक्चर बनाया है पूरा बांग्लादेश मतलब यहां तक नीचे तक वाला एरिया आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया सबसे बड़ा एरिया था। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा पहला ही अपने को शुरुआत करना है ब्रिटिश भारत की या ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था बंगाल। सबसे बड़ा क्या था आपका क्षेत्र क्या था आपका बंगाल था। और इसलिए यहां पर जो जनसंख्या थी वो क्या थी सर्वाधिक थी। पॉपुलेशन क्या था सर्वाधिक। पॉपुलेशन होने का कारण भी देखिए आज अगर पॉपुलेशन देखोगे तो यूपी के बाद बीच को छोड़ दो महाराष्ट्र के एरिया बड़ा इसलिए सेकंड में महाराष्ट्र आता है। तो लगातार देखो यूपी बिहार पश्चिम बंगाल टॉप 3 पॉपुलेशन वाले आपके स्टेट है भारत के लगातार है यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल। सेकंड में महाराष्ट्र है पर वो एरिया अकॉर्डिंग है क्योंकि बंबई में लोग सिटी है इसलिए रहते हैं तो बंबई बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। नहीं तो आप देखोगे तो यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल। तो उस समय बिहार और पश्चिम बंगाल खुद किसके अंदर था बंगाल का। तो सबसे ज्यादा क्या था यहाँ पर पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर था। एक बात को समझना ठीक है बेटा इधर देखते रहना तो समझ उधर किसको दिख रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है तो बाद में बातचीत हो जाएगा ठीक है। तो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो क्या था आपका बंगाल और सर्वाधिक जो जनसंख्या वो थी वो कहां था बंगाल। अब आप ये भी जानते हो कि ब्रिटिश शासन का पहला प्रभाव कहां पर पड़ा। ब्रिटिश शासन का प्रभाव कहां पर पड़ा जी बंगाल। सबसे पहला अंग्रेजों के द्वारा जीता गया पहला क्षेत्र आपका कौन था बंगाल। वो भी था बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा क्या था प्लासी क्या था बक्सर वो अलग चलेगा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भी सबसे अधिकार कहा किया बंगाल। तो जहां जहां अंग्रेज जाएंगे भले अंग्रेज अपनी जगह कुछ भी रहे वो बात अलग था पर डेवलपमेंट काम तो किए ना भाई। शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिए नया नया स्कूल कॉलेज बना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया रेलवे का विकास हुआ। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया जितना किया हालांकि उससे ज्यादा लूटा पाटा है लेकिन जो भी रहा थोड़ा बहुत विकास ब्रिटिश शासन में भारत का हुआ है। तो बंगाल में होगा पहला प्रभाव पड़ेगा और इसलिए जो आपका सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड लोग रहेंगे शिक्षित लोगों का पहला उदय कहां से हुआ बंगाल में। पढ़े लिखे लोग भी कहां होंगे बंगाल क्योंकि अंग्रेजों के संपर्क में जो पहले आएगा वो पहले एजुकेटेड होगा। इसीलिए बंगाल के ज्यादातर लोग कोई वकील बनेंगे कोई डॉक्टर बनेंगे कोई और कुछ है आपका शिक्षक बनेंगे। तो ये सबसे पहला कहां होगा बंगाल। अब पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए सबसे पहली बार पॉलिटिकल अवेयरनेस अब याद आ रहा होगा राजनीतिक जागरूकता वो भी कहां आया बंगाल में आया। कहानी को जोड़ते जाओ ना क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ की पॉपुलेशन क्या है ज्यादा है इसलिए अंग्रेजों की नजर कहां पर पड़ी बंगाल में जैसी अंग्रेजों का प्रभाव हुआ वैसे आपका डेवलपमेंट यानी थोड़ा बहुत क्या कार्य हुआ विकास कार्य जिसमें शिक्षा का अहम क्या था योगदान था। और लोग शिक्षित होते गए तो लोगों में क्या आने लगी अवेयरनेस और जिसमें जितना ज्यादा राजनीतिक जागरूकता होगा जो लोग चीजों को ज्यादा समझेंगे वही लोग विरोध पहले करेंगे ना। जो जान ही नहीं रहा है मूल अभी लोग ब्रिटिश सरकार के संपर्क में आते थे और कभी कभी लंदन घूमने चले जाते थे या अन्य जगह पर जाते थे तो वहां पर देखते थे अरे यहाँ के लोग एकदम टिप टाप रहते हैं हम ही भारतीयों को इन लोग सोट पीट के रखे हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपके लिए अच्छा करें तो हमारे साथ भेदभाव करें। ऐसे मन में आना क्या होगा शुरू होगा। इन लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। हमारा घर देखो एक ठो घर में 10 लोग रहते हैं इनका 10 रूम एक आदमी के लिए बना है
समझ में आ रहा है? तो ये अंतर आएगा जिससे उनके मन में क्या होगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति अब एक नई विचारधाराओं का क्या होगा, जन्म होगा। और इसीलिए यहीं के लोगों ने सबसे पहला क्या किया, विरोध किया। सबसे पहला विरोध कहां से आएगा, बंगाल से। विरोध बोल रहा हूं बेटा, क्रांति नहीं बोल रहा हूं। महाराष्ट्र का विरोध मतलब अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ बोलना, भाषण करना, वो टीपा टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहला प्रहार कहां पर किया, बंगाल। और इसीलिए ससुरों ने 1905 में क्या कर दिया, बंगाल विभाजन। क्या कर दिया, बंगाल। आपस में राजनीतिक एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था, बंगाल विभाजन कर दिया था, ताकि इन लोगों के मध्य जो जागरूकता आ रही है वो अचानक इनकी दिशा क्या हो जाए, भटक जाए। और आप देखो, जैसे ही आपका बंगाल विभाजन हुआ तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल में ही सर्वाधिक क्रांतिकारी क्या हुआ है, घटना। सर्वाधिक क्रांतिकारी घटना कहां पर हुआ है, बंगाल में। सबसे ज्यादा जो आपका क्रांतिकारी घटना कहां हुआ है, आपका बंगाल में। कहां हुआ है आपका, बंगाल में। तो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी घटना बंगाल में हुआ है। और आप जानते हैं कि ये प्रथम चरण से स्टार्ट हुआ है। प्रथम चरण कब से स्टार्ट हुआ है, 1905। 1905 मतलब सीधा सीधा बात स्पष्ट हो जा रहा है कि बंगाल विभाजन जब हुआ था, ये युवाओं के मन को इतना आहत कर दिया कि वो अपनी गतिविधियों को रोक नहीं पाए। और यही कारण था कि उन्होंने बंदूक उठाना क्या किया, शुरू किया। और 1905 में जो है बंगाल अपने चरम सीमा पर, दो लोग गर्म दल के यहां रहते थे, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत हो रही है। हालांकि भले हम महाराष्ट्र से इसका प्रभाव देखते हैं, लेकिन बंगाल शुरू से एक हाईलाइटेड एरिया रहा है। केवल यहां क्रांतिकारियों ने नहीं, अन्य किसानों ने भी पहली बार आवाज उठाया। तो कहां से उठाया, बंगाल में। बंगाल क्षेत्र में आप देखोगे ज्यादातर जनजाति, संथाल, मुंडा, ये वाला पूरा एरिया आप देखोगे, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उधर देखोगे तो पूरा आपका सिक्किम, ये सब पूरा पहले से क्या है, ट्राइबल्स एरिया है। इसलिए ट्राइबल्स लोगों ने भी अगर पहली बार विरोध किया था तो कहां के लोगों ने विरोध किया, बंगाल के लोगों ने। सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब अभी पढ़ना है हम लोगों को। ये सब किस क्षेत्र का बात हो रहा है, बंगाल क्षेत्र का बात हो रहा है। ये पहले हो चुका है घटना, अभी हम सामान्य आंदोलन और क्रांति की बात कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत रिलेट कर पाओगे? यहां से आपको एक चैन पकड़ के यहां तक ले जाना है। अब आएंगे कहां पर, क्रांतिकारी घटना पर। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो पहला आप ये जानो बेटा कि कौन कौन सा संगठन बंगाल में बना था, कब शुरुआत हुआ था। मैंने पहले ही कहा था क्रांतिकारी घटना जो है, इनकी शुरुआत जो है स्पष्ट नहीं होता था, क्योंकि ये संस्थाएं गुप्त रूप से काम करती थी, याद है। लेकिन कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन बने थे और कौन कौन सी घटना हुई है, इनको थोड़ा सा एक नजर अपन मारते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक संगठन का नाम याद रखना है, भद्रलोक समाज। क्या नाम रखना है, भद्रलोक समाज। कहां की संगठन है पूछेगा, बस क्या मारोगे, बंगाल। मतलब ऐसा लोग कहते हैं, गुप्त रिकॉर्ड में पता चलता है कि यहीं से हल्का फुल्का चीजें क्या हुई थी, शुरू हुई थी। जैसे महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह, याद है ना। रामोसी विद्रोह का मतलब आपका देखियोगे बलवंत फड़के, ठीक है। तो एक हो गया क्या आपका, ठीक है। दूसरा संगठन, ये सारे इंग्लिश टर्म सेम रहेंगे, जातीय गौरव संपादनी सभा। क्या है आपका, जाति गौरव संपादनी सभा। ये भी आपका एक क्रांतिकारी क्या है, संगठन है। क्लियर है? इसके संस्थापक का नाम भी हमें मिल जाता है किताबों में, राजनारायण बसु। कौन थे आपका, राजनारायण। बाकी कैसा जानकारी नहीं मिलता, पर इसमें आपका राजनारायण बसु का नाम हमें मिल जाता है कि इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है जाति गौरव संपादनी सभा, ठीक है। इंग्लिश टर्म सब सभा सभा रहेगा, समाज समाज रहेगा, ठीक है। और एक याद रखना है आपका संजीवनी सभा। क्या है आपका, संजीवनी सभा, ठीक है। एक क्या रहेगा, संजीवनी सभा। ये सब कहां का है, बंगाल का। उधर व्यायाम मंडल, मित्र मेला, अभिनव भारत, ये सब कहां का है, महाराष्ट्र का। उसके बाद देखिए, उसके बाद याद रखेंगे आपका अनुशीलन समिति। क्या है आपका, अनुशीलन समिति, ठीक है। तो याद रखेंगे अनुशीलन समिति। अगर आपको मान लो 4 ऑप्शन में ये चारों नाम दे दिया और पूछा कि बंगाल का सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था, तो फट से मार देना सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था, तो याद रखेंगे अनुशीलन। जितना भी मार कर गोली मारना, बम फेंकने का काम ये वाला करेगा, इन लोग शुरुआती है, पर एक्चुअल अंजाम जिसने दिया वो कौन था, अनुशीलन समिति। याद, नाम मत भूलना बेटा, अनुशीलन समिति। क्या रहेगा, अनुशीलन समिति। और पांचवा, इसी के लोग अलग से एक बनाएंगे जिसका नाम है युगांतर समिति। क्या बनाएंगे आपका, युगांतर समिति, या इसी को कहते हैं युगांतर पार्टी।
क्या पार्टी कहते हैं? युगांतर पार्टी। तो यही वो घटना है, जो यही वो संगठन है जो प्रथम चरण में, अगर प्रथम चरण बोलोगे तो एग्जैक्ट आपका 1905 से काम करना कौन लोग शुरू करेंगे? ये दो संस्था, अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी। और 1905 के पहले है। मैंने आपको एक बात बताया था, क्रांतिकारी घटना दो तरीके से हुआ, एक व्यक्तिगत और एक संगठनात्मक। तो संगठनात्मक बात करेंगे तो कौन आएगा? ये 5 से एक्टिव हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? और इससे पहले जो छोटे छोटे लोगों को प्रेरित करने वाले जो होते रहा है, उसमें इन संगठनों का क्या आता है? आपका नाम आता है, याद रहेगा। तो ये हो गया बंगाल में क्रांतिकारी संगठन। और अगर आप घटना की बात करेंगे तो दो ही घटना है प्रथम चरण में जो खतरनाक है। एक, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो एक तरफ आप ध्यान दो, उदारवादी लोग और उग्रवादी के लोग में मनमुटाव शुरू हो गया था, याद आ रहा है? दोनों की, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा भी आपको, है ना, बस सुनते जाना फिर समझ में आ जाएगा। आपका दोनों के बीच में मनमुटाव क्या हो गया? शुरू हो गया। दूसरा, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, याद आ रहा है? स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में। और एक तरफ कौन सी घटना हो रही थी? क्रांतिकारी घटनाएं। अब तीनों जुड़ेगा। तो क्रांतिकारी घटना में दो घटना हुआ है, वो भी आपका 1908 और 1909 के बीच में, 1908 1909 के बीच में। मुख्यतः अगर देखोगे तो कौन है? 1908। और ये दो घटना का नाम क्या है? तो याद रखना, एक घटना का नाम है अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी या अलीपुर षड्यंत्र, याद रखना, ठीक है? जिस प्रकार वहां पर पूना षड्यंत्र हुआ था, याद आ रहा है? यहां पर कौन सा षड्यंत्र हुआ है? ठीक है। और दूसरा याद रखना है बेटा आपका मुजफ्फरपुर, क्या है आपका? मुजफ्फरपुर बम केस, मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है? मुजफ्फरपुर क्या होगा? बम कांड। दोनों आपको याद रखना है। अलीपुर षड्यंत्र और मुजफ्फरपुर बम कांड बंगाल के प्रथम चरण की प्रमुख घटना थी। 1908 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1908 में ये घटना होगा और 1908 में ये लोग सब कहां चले जाएंगे? जेल और फांसी हो जाएंगे। 8 का कॉन्सेप्ट देखो, महाराष्ट्र की भी क्रांतिकारी कब खत्म हुआ? 8 में। तिलक लोग भी कहां जेल गए? 8 में। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन लोगों को भारत से निष्कासित कर दिया गया था, कब? आपका 8 में, है ना? और उसके बाद बंगाल में भी क्रांतिकारी घटना कब खत्म होगा? 8 में। इसलिए बीच का पूरा दौर क्रांतिकारी लोग क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। और जब महात्मा गांधी आएंगे तो ये लोग सपोर्ट करेंगे, चल अब गांधी जी का भी एक तो देख लेते हैं क्या है कैसा है। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन असफल हुआ, सन 24 से द्वितीय चरण क्या हो जाएगा? शुरू। अब नहीं रुकेंगे भाई, अब बहुत हो गया, सबको टेस्ट कर लिए थे, अब हम अपने ही रास्ते पर चलेंगे। और उस समय के लोग भी खतरनाक होते थे, घर में बता के चलाते थे, हो सकता है कि आज मुझे फांसी हो जाए या मैं बम में मारा जाऊं गोली में, इसलिए इंतजार नहीं करना। और हंसते कूदते चले जाते थे, चल आज मरना है करके। मतलब इतना देश प्रेम, मरने का 1% भय नहीं। और सोचो तो, जब किसी आदमी को मरने का भय अगर निकल जाए तो सोचो तो आदमी कितना खतरनाक हो जाएगा। इसलिए क्रांतिकारी लोगों का नाम से नींद नहीं पड़ता था अंग्रेजों का। कैसे लोग हैं यार, जिसको मार लो, इतना इतना पकड़ के डंडा डंडा पीटते थे, गर्म पानी डाल देते थे, बर्फ में लिटा के सोते थे, हाँ ऐसी आपका जख्म और नमक डाल के रगड़ते थे। ऐसे लोगों फिर भी अच्छा लग रहा है, गुदगुदी हो रहा है टाइप का हंसते थे। अंग्रेज लोग टेंशन में आए थे, माँ कसम किस मिट्टी से बने होंगे इन लोग। हाँ किसको? बेटा देश को परेशान किए तब ये हाल है अंग्रेजों का, केवल अंग्रेज मारे जा रहे हैं। सोच उनकी फैमिली को छूते तो फिर क्या होता भाई? अंग्रेज के भी तो परिवार वाले हैं ना, डरते थे। आज अगर उसके फैमिली को दिक्कत किए, एक तो आपका देश में इतना कर रहे हैं तो कब गोली सपाट से मार देते हैं पता नहीं चलता है। अगर उनके फैमिली को हाथ लगाए तो माँ कसम कुछ और हो जाएगा, सीधा लंदन में घुस के बम से पूरा लंदन को ही उड़ा देंगे, समझ में आ रहा है? इसलिए फैमिली लोगों को उतना प्रताड़ित नहीं करते। और दूसरा, फैमिली वाले रोकने का प्रयास करते थे, मत जा बेटा मत जा, है ना, रोकते थे, क्योंकि वो प्रेमवश है, प्रेमवश कि हम अपने अपने जवान 19 साल 20 साल के बच्चे को फांसी पर चढ़ते कौन माँ बाप देखेगा? तकलीफ तो होगी ना भाई। तो उन लोग रोकते थे, लेकिन देश प्रेम देश जुनून इतना मातृभूमि का इतना छाया हुआ था उनके रग रग में कि उनको कोई माता पिता क्या, उनको दुनिया का कोई ताकत नहीं रहा। जज वाले को पूछते थे, जज लोग पूछते थे क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा पूछते थे, क्या है तुम्हारी माता का नाम, भारत माता बोलते थे। हमारे डायरेक्ट मतलब उल्टा सीधा कुछ जवाब नहीं देते थे, समझ में आ रहा है? कुछ भी तुम्हारा नाम क्या है ऐसा करके कुछ बोलते थे, वंदे मातरम मेरा नाम है, ऐसे कुछ में यहाँ पर जज प्रसन्न, मतलब इन लोगों को क्या किया जाए, वो जज लोगों को नहीं घूमते थे बीच आपके कटघरे में। आज तुम्हें बोलते थे ये बदतमीज फांसी चल, अब कुछ नहीं होता, फांसी दे, सुनवाई हो नहीं सकता, फिर भी बोलते थे जल्दी फांसी दो, कब दे रहे हो, और एक साथ देना, फांसी छूटना नहीं चाहिए, बच्चे तो ठीक नहीं होगा, ऐसा करके उन लोगों को पहले से टेंशन में डाल देते थे, समझ में आ रहा है? कई बार इन लोगों को भाग मत जाकर के अलग अलग जेल में रखते थे। अगर 3 दोस्त पकड़ा गए तो तीनों को अलग अलग जगह पर रखे जाते थे। कई लोगों की इच्छा होती थी कि देखो हम लोग नहीं भागेंगे, हम साथ आए थे साथ मरेंगे, इसलिए जेल अलग मत करना करके कभी रिक्वेस्ट करते थे। उन लोग की दोस्ती भी बहुत स्ट्रांग होती थी। एक आदमी पकड़ा जाते थे ना, एक आदमी, और उनको जेल में जब लाया जाता था तो 2 लोग को पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, चले मेरे दोस्त खड़े अकेले है, मैं भी मारा हूं, ऐसा करके आ जाते थे। मतलब अलग ही टाइप का उन लोग का दोस्ती
क्रांतिकारी था। आप कभी भी देशभक्ति वाला मूवी देखोगे तो आपको मजा आएगा, मतलब अब पढ़ने के बाद देखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। कभी के पुराने जो भगत सिंह वगैरह का मूवी निकला है ना, उनको कभी देखिएगा बैठ के, आपको पूरा हिस्ट्री रिवाइंड हो जाएगा कि अच्छा ये तो वही है। माँ कसम, इसके डायरेक्टर तो हमारे राकेश सर थे, पहले ही बता दिए थे। सर टेंशन नहीं लेना। तो ये सब आपके क्या है, घटनाएं हैं जो कि आपका कहां हो रहा है, बंगाल। अब एक एक करके हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले हम संगठन को पढ़ते हैं, फिर हम इन घटनाओं पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं अनुशीलन समिति। ठीक है, अब देखो यहां से समझेंगे। क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत में टॉप 3 को याद रखना। पहला नंबर पर भद्रलोक समाज, ठीक है, वो ऑप्शन में रहेगा। आपसे पूछेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, हालांकि अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम बेटा ना, और कोई एनसीईआरटी में इन सब चीजों का जानकारी नहीं है। मैं किस किताब से भी इसको लिया हूं ये भी ध्यान रखना, किस किताब से, स्पेक्ट्रम से ना। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करना हो तो मुझे मत करना, किताब जो लिखा है उसको करिएगा। शुरू नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। क्रांतिकारी विचारधाराओं की शुरुआत, ठीक है, क्रांतिकारी विचारधाराओं की शुरुआत, ठीक है, विचारधाराओं की जो शुरुआत है वो आपका मानी जाती है भद्रलोक समाज से। कहां से मानी जाती है, भद्रलोक समाज। एक तो इनकी विचारधारा है जो कि आपका प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा बात, एक चीज और याद रखना बेटा, यहां पर जो है उग्रवादी लोग भी रह रहे हैं। कौन लोग, आपका एक्सट्रीमिस्ट लोग भी रह रहे हैं। और एक्सट्रीमिस्ट लोग में आप जानते हैं कौन है, विपिन चंद्र पाल। कौन है आपका, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। और कौन है आपका, अरविंद घोष। और कौन है आपका, अरविंद घोष। इसका नाम आप सुने हो। अब इनमें जो नया नाम है वही आपको ऐड करना पड़ेगा। ये लोग थोड़े से ये दिखते ऐसे हैं, समझ ये बहुत अभी खतरनाक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो विपिन चंद्र पाल और कौन है, अरविंद। तो ये इनके विचार है जिनके प्रभावित होंगे, लेकिन फाइनली जो संगठनात्मक रूप से होगा वो कौन है, आपका अनुशीलन समिति। क्या है, आपका अनुशीलन समिति। और इसकी पहली बार जो आपका पृष्ठभूमि है, अनुशीलन समिति की पृष्ठभूमि कब रखी गई थी ऐसा पूछेगा, तो अनुशीलन समिति की पृष्ठभूमि जो है वो आपका 1902 में रखी गई थी। कब रखी गई थी, 1902 में। मतलब ये संगठन अस्तित्व में कब आया था, 1902 में। इसके बाद अलग अलग इनकी शाखाएं बन गई। तो अब इनको बनाने वाले जो व्यक्ति थे और इस संगठन को, उसमें थे आपका, ठीक है, प्रमथ। कौन है आपका, प्रमथ, ठीक है, प्रमथ नाथ मित्रा। इसे पी मित्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका पी मित्रा। प्रमथ नाथ मित्रा या आपका पी मित्रा जो थे वो आपके इसके संस्थापक सदस्यों में एक रहेंगे। दूसरा याद रखना, पुलिन दास। कौन है आपका, पुलिन दास। पुलिन दास जो थे, आगे चलकर इन्होंने 1904 में ढाका में भी इसका एक ब्रांच बनाया था। कब, आपका 1904 ढाका। कई किताब में 1904-5 लिखा रहता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा एकदम खतरनाक नहीं पूछेगा। ढाका में किसने नींव रखी थी ऐसा पूछेगा तो कौन मारोगे, पुलिन दास। और भी आप देखोगे यहां पर, ठीक है, तो आप याद रखेंगे सतीश चंद्र। कौन है आपका, सतीश चंद्र, ठीक है, सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे जतिन चटर्जी। कौन है आपका, जतिन चटर्जी। ये सब आपके मेन लीडर हैं शुरुआत में, जिन्होंने अनुशीलन समिति की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और याद रखना, अनुशीलन समिति जो है ये युवाओं का एक, ये सब क्या है, युवा है जी। ये सब बुजुर्ग एकदम देखोगे तो 21-22 साल के, 23-24, मतलब 20 से लेकर 25 साल तक के क्या है, आपका युवा है। और इन युवाओं का, ठीक है, युवाओं का ये एक प्रकार से, युवाओं का क्या है, आपका क्रांतिकारी संगठन है। युवाओं का एक प्रकार से क्या है, आपका क्रांतिकारी संगठन है। लेकिन प्रारंभ में इसका नाम अनुशीलन समिति नहीं था। ये बात आप जाने, अनुशीलन समिति नाम है पर ये प्रारंभ में नाम नहीं था। तो प्रारंभ में ये क्या थे, एक आपका व्यायामशाला नाम था। क्या नाम था, अब यहीं पर कंफ्यूजन बढ़ता है, वो व्यायाम मंडल है, ये व्यायामशाला है। व्यायामशाला मतलब जान ले, जिम। आपके भाषा में क्या है, जिम, जहां पर आपका लोगों को कसरत, वो भी वैसी था। इन लोग ऐसे करते थे, सब युवा लोग क्या है, मस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा करके मिलते थे और एक दूसरे को पटकने का, मारने का तरीका भी सीखते थे। और थोड़ा सा भाई अब देखो, क्रांतिकारी युवा है मतलब शरीर में फिट रहना, क्योंकि बम फेंकने के बाद भागना भी तो है, गोली मारने के बाद भागना भी तो है। तो शरीर जब तक चुस्त पुस्त नहीं रहेगा भाई, अब मार दियो, ले जाओ, अब हो गया तो फेंक दिए। तो इसके लिए शरीर का एक्टिव रहना क्या है, जरूरी है। और शरीर का एक्टिव रहने से ही मन क्या रहता है, भाई जिसका शरीर बढ़िया है, कोई एकदम फिट है, तो उसका दिमाग भी उतनी स्पीड से क्या करता है, काम करता है। और जिस दिन देखोगे आपका बुखार आता है, सर दर्द करता है, तो शरीर ठीक नहीं है, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। इसी तो बार बार बोलते हैं, कम से कम हर दिन आधा घंटा अपने शरीर के लिए क्या किया करो, समय निकाला करो। अगर अपने शरीर के लिए आधा घंटा समय निकालोगे तो मान लो 10 साल आपका जीवन अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मन भी क्या रहेगा, अच्छा। कितनों भी, कौन बोल रहा है आपको जिम जाओ, आप घर में भी कार्डियो करो, घर में भी थोड़ा एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, सूर्य नमस्कार का आप करो, बहुत सारे हैं तो करना चाहिए भाई, ठीक है। खास कर उन लोगों के लिए जो ओवरवेट हो रहे हो, समझ में आ रहा है, उन लोग, अरे देखो यार, अधिकारी बनोगे
और बाल दाढ़ी सब पक जा रहेगा, झड़ जा रहेगा, अच्छा लगेगा? डिप्टी कलेक्टर गए एकदम खतरनाक पहन के कोट और बाल में इधर आधा खत्म हो गया, अच्छा लगेगा? हाँ, साड़ी वाड़ी पहने हो और हाँ अच्छा लगे? आज तुमको बताओ, अच्छा ओ ससुरे कार का गेट खोले तो ले दे उतरोगे? हाँ, तो मतलब पर्सनालिटी कैसे हो, एकदम मार पहने ब्लेजर, मस्त दाढ़ी दाल स्मार्ट रखे, एसडीएम बने और जाए ससुरे तो वहां के लोग देख के भी बोले अरे एसडीएम हो तो युवाओं की प्रेरणा, और बाल आधा साफ हो जाएगा, बंजर भूमि को देख के कौन आपसे प्रेरित होंगे? हाँ, और मार मस्त यहाँ तक वाला फॉर्मल जो आता है आपका लड़कियों के लिए, ब्लाउज और साड़ी वाला जो आता है पहने और मस्त पिन विन लगा के बांधे और गए अधिकारी के साथ, तो कितना 2 गार्ड पुलिस वाला रहेगा, कितना अच्छा सोचो तो। हाँ, बैकग्राउंड ठीक, इसीलिए मैं गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा बाद में, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो देखिए अनुशीलन समिति की जो क्रांतिकारी संगठन है और इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है आपका, ठीक है, अंग्रेजी या ब्रिटिश जो सरकार है, अंग्रेजी सरकार के मन में क्या उत्पन्न करना? भय उत्पन्न करना। जब तक उनके भय उत्पन्न करना एक शब्द है, उनके मन में जब तक डर उत्पन्न नहीं होगा ब्रिटिश सरकार के मन में, तब तक वो हम जो मांग रहे हैं वो देंगे नहीं। तो भय से आशय है, एक बार डर आ गया तो डर आने के बाद आदमी समझौता करना क्या करता है, शुरू करता है, डर पैदा करो। इसलिए देखिए जब बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े आपका उद्योगपति को ऐसी पैसा मांगोगे ना तो पैसा नहीं देते हैं। आपका टीवी पिक्चर में देखते हो ना जी, तो उसके बेटे को क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, उसके परिवार वाले को क्या करते हैं, किडनैप, तुरंत 1 करोड़ बोले 2 करोड़, मैं 5 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, ऐसा बोलता है। तो डर से ही समझौता होता है। इनको पता था कि डर जब तक नहीं होगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो देखो मांग दो, इनका भी वही बेटा, इन लोग भी स्वराज चाहते हैं, इन लोग भी, आपका बस तरीका क्या है अलग। इन लोग गोली मारेंगे, डराएंगे, तो स्वराज देने पर क्या होंगे मजबूर कि चल रहे मरने से अच्छा दे देते हैं, तब तक क्रांतिकारी घटना तो बंद होगा। तो मांग वही है, बस रास्ता क्या है अलग अलग। अब देखो इसमें समझना, जो समझने वाली बात है, ये हो गया अनुशीलन समिति। लेकिन पहले किस रूप में है? व्यायामशाला। अनुशीलन समिति के रूप में ये बनेगा कब? तो व्यायामशाला का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि आपका पुनर्गठन। और जब पुनर्गठन होगा तब इसका नाम क्या बनेगा? अनुशीलन समिति। तब क्या बनेगा? अनुशीलन। तो आप ये मत सोचो कि अनुशीलन समिति पूछेगा तो कब डेट लगाएंगे सर, ये अनुशीलन समिति ही है शुरू से, मानो मैंने आपको डिटेल पढ़ाया है, कभी कभार अगर पूछे तो आपको पता चाहिए। अनुशीलन समिति की आपका आधार 1902 में रखी गई थी और अनुशीलन समिति का पुनर्गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? 7 में पुनर्गठन हुआ। देखो स्थापना करने वाले लोग अलग थे, पर इसमें अब नए नए लोग शामिल होंगे और इसीलिए 8 में क्रांतिकारी क्या होगी? घटना। और पुनर्गठन करने में 2 व्यक्ति बहुत खतरनाक है। एक आपका वारिंद्र घोष, कौन है आपका? वारिंद्र घोष। और एक का नाम रखना है भूपेंद्र नाथ दत्त। कौन है आपका? भूपेंद्र नाथ दत्त। ये दोनों ने इसको क्या किया है? आपका रीऑर्गेनाइज किया है। और अनुशीलन समिति के साथ साथ इसी के सबऑर्डिनेट में एक और पार्टी बनाया इसी समय, और उसी का नाम क्या है आपका? युगांतर पार्टी। तो युगांतर पार्टी बोले या अनुशीलन समिति का आपका रीऑर्गेनाइजेशन बोले, ये दोनों को कौन है आपका? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। याद रहेगा? तो याद रखेंगे। अब देखिए ये जो वारिंद्र घोष है ये कौन है? तो ये अरविंद घोष का भाई है। याद रखेंगे, ये कौन है आपका? अरविंद घोष का क्या है? भाई है। अरविंद घोष बड़ा भाई और वारिंद्र घोष छोटा भाई। देखिए वारिंद्र मिलते जुलते दोनों, गरम दल वाला ये है, तो ये इसको सपोर्ट नहीं करता रहा होगा। हाँ छोटे तू बम फेंक, बस ऐसा मतलब बोलते हो, ठीक है। और ये किनके भाई है? ये है आपका स्वामी विवेकानंद के भाई। कहां देखो विचार, विवेकानंद के भाई हैं। विवेकानंद का विचार और इनमें काफी आसमान का अंतर है। भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। किसके? स्वामी विवेकानंद। क्योंकि विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। अरे तभी तो मैच होगा ना, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों भाई थे, समझ आ रहा है। और बाद में नरेंद्र नाथ दत्त से ये क्या बन गए? विवेकानंद। जो हमेशा विवेक से काम लेता हो, जो हमेशा आनंद रहे, ऐसे महापुरुष का नाम ही क्या पड़ गया? विवेकानंद। समझ में आ रहा है। और विवेकानंद नाम किसने दिया है जी? वाह रे ससुर, वो तो इनके गुरु थे, है ना। इनके विवेकानंद नाम दिए हैं खेतड़ी के राजा ने। कहां के राजा? खेतड़ी के राजा। खेतड़ी के राजा का नाम क्या था? अजीत सिंह। अजीत सिंह इनके विचारों से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। यहां तक कि 1893 के शिकागो सम्मेलन हुआ था विश्व धर्म मंच पर, जिन्होंने वहां पर भारतीय धर्म को ऐसा प्रस्तुत किया कि अगले दिन पूरे लोग भरा के मुंबई आए थे।
समझ में आ रहा है, देखने के लिए कि भारतीय धर्म कैसा है। पर समस्या कहाँ हो गई कि मुंबई आ गए, समझ में आ रहा है, मुंबई का कल्चर अलग है ना। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुआ था कि जब गजब भाषण दिए थे विवेकानंद, हमारे हिंदू सर्वधर्म समभाव पर बल दिए थे, इन्होंने हिंदू धर्म की महत्ता को भयंकर गजब तरीके के विश्व धर्म संसद पर रखा था, तो लोग इतने आकर्षित हो गए। तो उधर से आएंगे कहाँ उतरेंगे, मुंबई। तो मुंबई में इन्होंने महिलाओं के आपके कल्चर पर भी जबरदस्त बात थी, हमारे यहाँ की महिलाओं की परंपरा, साड़ी वाड़ी पहनते। पहुंच कहाँ गए थे इन लोग, मुंबई। मुंबई में देखे तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये थोड़ा अलग है इतिहास है, ये कभी अलग मुद्दे पर चर्चा करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही नरेंद्र नाथ दत्त को क्या बोले थे, विवेकानंद का टाइटल दिए हैं, व्यापम के द्वारा पूछा गया सवाल है। और दोनों भाई थे, तो ये कौन है, ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे और ये आपका अलग विचारधारा के थे, लेकिन इसमें इन दोनों का क्या होता है, मैच होता है। अब इन्होंने ही क्या बनाया आपका, युगांतर पार्टी। क्या बनाया आपका, युगांतर पार्टी। अब देखो अनुशीलन समिति क्या हो गई, बन गई। तो अनुशीलन समिति जब बनी तो इनका क्रांतिकारी घटनाओं का इनका उद्देश्य या क्या बनता था, योजना। इनका क्या बनता था, उद्देश्य या योजना। तो देखो जब भी आप कोई क्रांतिकारी संगठन बनाओगे तो सबसे पहला आपका क्या जरूरी है, प्रशिक्षण। सबसे पहला क्या जरूरी है, प्रशिक्षण। तो ये आपका अनुशीलन समिति के माध्यम से युवाओं को क्या देते थे, ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग किसका, कैसे लूटना है, कैसे भागना है, कैसे बम फेंकना है, कैसे हथियार चलाने हैं, इन सब का क्या देते थे, प्रशिक्षण। तो अनुशीलन समिति क्रांतिकारियों को क्या देते थे, प्रशिक्षण। दूसरा आपका क्या इकट्ठा करना है, धन इकट्ठा। भाई बंदूक खरीदने के लिए, बम बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो इन लोग सब क्या इकट्ठा करते थे, पैसा। तो इकट्ठा करते थे तो पहले हफ्ता चंदा वसूलते थे, चंदा मांगते थे, दे दो भाई चंदा। तो इनको कौन चंदा देगा, हाँ भाई इनका उद्देश्य तो क्लियर है ना। आप कोई आदमी चंदा देगा, इन लोग जाएंगे किसी जगह मांगने कि जैसे अभी देखो आपका गणेश जी रखते हैं, दुर्गा जी रखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि धार्मिक काम है। आज हम लोग 3 अंग्रेज को निपटाने वाले हैं, चंदा दो करके मांगेंगे, तो चंदा कौन देगा भाई, नहीं देते थे। चंदा नहीं देते थे तो क्या बोलते थे, जितने भी अमीर लोग हैं उन पर दबाव बनाओ, डराओ उनको, कम से कम वो तो पैसा दे अपने देश के लिए, जिसके पास है। वो लोग भी नहीं देंगे, तब हम अंग्रेजों की संपत्ति को क्या करेंगे, लूटेंगे। इसी से इंस्पायर होगा काकोरी कांड, इसी से इंस्पायर होंगे कि हमारे पुराने लोग बोलते थे प्रथम चरण वाले कि ट्रेन वेन को लूटना चाहिए, चल पैसा नहीं है तो इसको लूटते हैं ट्रेन। और इसीलिए लखनऊ काकोरी के बीच जो स्टॉपेज था काकोरी में ट्रेन, उसको क्या कर लिए थे, लूट लिए थे। 9 अगस्त 1925 सेकंड फेज में पढ़ेंगे। धन इकट्ठा करना है, ठीक है, आपका आर्म्स बनाना है। क्या बनाना है आपका, आर्म, हथियार बनाना। देखो अब ये दूसरे के पास से तो बना सकते नहीं, और खरीदने में अगर ज्यादा पैसा इकट्ठा तो खुद इन लोग क्या बनाते थे, बम बनाते थे। एक आध जने को विदेश भेजते थे, जा वहां से सीख के आना, और एक जने तू सीख के फिर हम सबको सिखाना, ऐसा ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए याद रखना, बम बनाने के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने हेमचंद्र नामक को पेरिस भेजा था। कहां पर आपका, हेमचंद्र नामक व्यक्ति को कहां भेजे थे, आपका पेरिस भेजे थे। कहां भेजे थे, पेरिस। तो हेमचंद्र नामक व्यक्ति को, तो आपको पूछेगा हेमचंद्र नामक व्यक्ति को किस संस्था या समिति ने पेरिस बम बनाने के लिए भेजा था, तो कौन है आपका, अनुशीलन समिति। इनको पैसा वैसा खर्चा करके बोलते अच्छे से सीख के आना, और आने के बाद तू यहाँ बताना, फिर हम लोग एक चुपचाप कहीं पर आर्मरी खोलेंगे, शस्त्रागार, और वहीं पर चुपके चुपके क्या बनाएंगे, बम, और इसी बम को किस पर फेंकेंगे, अंग्रेजों के ऊपर। तो ये प्लान होता था। तो देखो प्रशिक्षण करना है आपका, धन इकट्ठा करना है, हथियार बनाना है, इस तरीके की योजनाएं चलाती थी कौन, आपका अनुशीलन समिति। और इसके साथ साथ बोलते थे कि हम कोई भी घटना अगर करेंगे भारत में तो लोग हमारा विरोध न करें, और जितना ज्यादा युवा हमारे सपोर्ट में रहेगा उतनी हमारी शक्ति रहेगी। इसलिए ये लोग जो है पत्र पत्रिकाओं का संचालन भी करते थे। तो इसके पत्र पत्रिका को भी जान लो, अनुशीलन समिति के मैगजीन्स को जान लीजिए जो लोगों को मोटिवेट करते थे। तो आपका याद रखेंगे पत्र पत्रिकाएं, क्या है आपका, पत्र पत्रिकाएं, जिनके माध्यम से आपका क्या होते थे, मोटिवेशन होता था। तो एक आपका याद रखेंगे वंदे मातरम। क्या है आपका, वंदे मातरम। कौन चलाते थे, अरविंद घोष। कौन है आपका, अरविंद घोष। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा आपका याद रखना है, ठीक है, आपका भवानी मंदिर। क्या है आपका, भवानी मंदिर, एक याद रखना है। ठीक है, एक याद रखना है आपका संध्या। क्या नाम है, संध्या। एक का नाम है आपका युगांतर। कौन सी पत्रिका है, युगांतर। ये सब इन्हीं लोगों की है, 3 लोगों का ही नाम आता है। ठीक है, और एक आपका याद रखना है, ठीक है, मुक्ति कौन पाथे। क्या है आपका, मुक्ति कौन पाथे। ठीक है, मुक्ति कौन पाथे, ये आपका थोड़ा बंगाली भाषा में है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, मुक्ति किस मार्ग से। क्या है आपका, मुक्ति किस मार्ग से।
ठीक है। तो इस तरीके से किताब जो लिखते थे ये विचारों को क्या करते थे, आपका प्रभावित करते थे। ठीक है, ये आपका जैसे देखोगे भवानी मंदिर भी किनका है, आपका अरविंद घोष का। किनका है, आपका अरविंद घोष का। ये आपका युगांतर पार्टी मतलब कौन लोग आएंगे, वारिंद्र घोष और कौन आ जाएंगे, आपका भूपेंद्र नाथ दत्त। कौन है आपका, भूपेंद्र नाथ कौन है, आपका दत्त। और इस संस्था में कोई पांडे है, स्पष्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं कल बता दूंगा, कोई पांडे है ऐसा याद रखना। तो वो ये सब जो आपका किताबें हैं ये सब कौन से समिति का है, अनुशीलन। इन सारी किताबों में इनकी घटनाओं, युवाओं को प्रेरणा करना, अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना, ये सारे जो है क्रांतिकारी पत्र है। कैसा है आपका, क्रांतिकारी आपके पत्रिकाएं या मैगजीन है। और इसके पढ़कर युवा लोग और ज्यादा करीब आते थे और उनसे जुड़ने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। व्यायामशाला में आके शामिल होते थे, अनुशीलन आपके समिति में आकर क्या होते थे, शामिल होते थे। और इसी अनुशीलन समिति ने आगे चलकर फिर 2 कांड किए। एक का नाम है अलीपुर षड्यंत्र और एक का नाम क्या है आपका, तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड। क्लियर है, शुरू करें। कितना टाइम हुआ है, 7:52 हो गया है। ठीक है, पूरा खत्म नहीं होगा। चलिए 2 घटनाओं पर चर्चा करते हैं। एक आपका याद रखना अलीपुर षड्यंत्र। क्या बोलेंगे, अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ है आपका, 1908। क्या है आपका, 1908। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको याद रखना है, मैंने बताया था कौन आपका, हेमचंद्र। कौन है आपका, हेमचंद्र। इनको आपका विदेश भेज दिए थे क्या करने के लिए, हथियारों के प्रशिक्षण या बम के लिए, हथियारों के क्या करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के। अब ये प्रशिक्षण लेकर क्या करेंगे, वापस आएंगे, सीख कर क्या करेंगे, वापस आएंगे। और जब ये सीख कर वापस आएंगे तो आगे चल के बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है आपका मनिक तल्ला, या इसी को बोलते हैं मानिक टोला। क्या बोलते हैं आपका, मानिक टोला। ये आपका जगह है और इसी जगह पर दोनों भाई, कौन दोनों भाई, अरविंद घोष। कौन आपका, अरविंद घोष। ठीक है, और एक याद रखना कौन आपका, वारिंद्र घोष। कौन है आपका, वारिंद्र घोष। ये दोनों भाई जो है ये मानिक टोला में क्या खोल दिए थे, तो गुप्त रूप से क्या बोले थे, आपका शस्त्रागार बना दिए थे और वहीं पर हथियार वगैरह का क्या करते थे, निर्माण करते थे। क्या करते थे, निर्माण। चुपचाप एक गुलाब हेमचंद भी शामिल था, ये ट्रेनिंग देता था, इसको पट्टी बांधता कि धमाक से फुटे, ऐसा करके ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं, आपका हेमचंद। कौन सी जगह पर, मनिक तल्लम। तो क्या होता था, देखो दिक्कत ये होता ना जी, कभी कभी ना बम को बांधते बांधते फूट जाता था, तो फूटता था तनाव आ जाता था। तो आजू बाजू के लोग होते, काहे आवाज आते हैं, क्या करते हैं, धम धम रोज एक बीच बीच में आए समय में। तो कभी कभी आपका गलती हो जाता है, तो कभी कभी गलती हो जाता है। तो याद रखना गलती की वजह से, किसकी वजह से, गलती के कारण जानकारी, कैसी जानकारी, बम के फटने की जानकारी, बम के फटने की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच जाती थी। अन्य लोगों तक क्या हो जाती थी, पहुंच जाती थी। मतलब आप सुनो, गुप्त रूप से बम बना रहे हो, अच्छा जैसा देखो कैसे टाइप का होता था, एकदम सटीक एग्जांपल, बर्थडे वड्डे होता है तो बैलून फुलाते हो और रख देते हो, तो थोड़ी देर बाद धम धम करके खुद से क्या होता रहता है, फूटता है। तो कभी कभी सही से आपका न होने के कारण, गलत होने के कारण बम बीच में क्या हो जाता था, ब्लास्ट हो जाता था। तो इस कारण से ये आम लोगों यानी बाहर के लोगों को ये बात पता चलती, पर कई लोगों को कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है फूट रहा है चला रहे होंगे, हमको क्या देना। लेकिन एक व्यक्ति थे, सुना रहे, जो जाके अंग्रेजों को क्या किए, बता दिए। वही तो दिक्कत है, हमेशा वो एक व्यक्ति ही रहता है, समझ आ रहे हैं। और आपका आगे चल के पुलिस को क्या मिल गई, सूचना। पुलिस को क्या मिल गई, सूचना। और पुलिस को जहां सूचना मिले तो पुलिस को सूचना देने वाले का नाम था नरेंद्र गोसाई। क्या नाम था आपका, नरेंद्र गोसाई। ये नरेंद्र गोसाई जो है ये आपका जाके क्या किए, बता दिए, सूचना दे दिए कि मनिक तल्ला पर ये कौन कौन लोग क्या क्या फोड़ते हैं मालिक सर, ऐसा करके जाके क्या कर दिए, बता दिए। और बताए तहन आपका पता चल गया कि अब इन पर क्या पड़ने वाला है, रेड। तो किनका किन पर पड़ेगा, अरविंद घोष पर पड़ा और आपका वारिंद्र घोष पर, और ये भाई साहब ट्रेनिंग लेके आए कौन, हेमचंद। तो इन लोग का क्या सिद्धांत है, 3 में से कोई एक रुकेगा, समझ में आ रहा है, 3 में से कोई एक रुकेगा। 2 बोलेंगे भाई देख जाना तो है ही, तो बोलेंगे अरविंद घोष को भाई कुर्बानी तो छोटे भाई देंगे ना। वे एक भाई, बड़े भाई बोले आपको ज्यादा तजुर्बा है और आप क्रांतिकारी घटनाओं में उतना लिप्त भी नहीं है, एक काम करते हैं हम लोग निकलते हैं। कौन कौन, हेमचंद और मैं। आपका रुकना क्या है, जरूरी है, आप रुकिए, अभी आपको बहुत योगदान देना है। बोले ठीक है छोटे जा। तो बोले
जा रहे हैं तो एक ठो काम बचा है। ऐसे तो नहीं जाएंगे। बोले फिर क्या, इसको लेके चलते हैं, वहां मजा लेंगे आराम से। आपकी जगह तो कोई ना कोई वहां होना चाहिए ना। और इसीलिए ये, और कौन आपका, हेमचंद्र, और ये दोनों ने गुप्त रूप से, देखो इन लोग, इनका हत्या की बात पता नहीं चला, इनकी क्या कर दिए आपका हत्या। इस बात को पुलिस भी नहीं समझ पाई कि आखिर नरेंद्र गोसाई को कौन मारा। ये वो लोग जानते थे लेकिन प्रूफ नहीं था। लेकिन आर्मरी बना है, इस बात का क्या था, प्रूफ था। और इसीलिए अंग्रेजों ने, ससुरों ने तीनों पर केस चलाया। किस पर, तीनों पर। और तीनों को क्या हो गई, काला पानी की सजा। इसीलिए मैंने, याद है आपको कहा था 1908 में अरविंद घोष भी जेल चले गए थे, याद आ रहे हैं पुराना इतिहास। तो तीनों को क्या हो गई, सजा। लेकिन बात तो कुछ और हुआ था। बात हुआ था कि दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, इनका बाहर रहना क्या है, जरूरी है। इनको तो काला पानी की सजा हो गई, लेकिन अब इनके लिए क्षमा पत्र लिखा जाएगा, या इनका आप बोलेंगे कि ये तो शामिल ही नहीं है, पूरा अपने ऊपर कौन ले लेगा, मेरा भाई शामिल ही नहीं था, जो किए हैं अपन किए हैं, अपने को क्या देना है, सजा। और इसलिए अब अरविंद घोष क्या होंगे, छूटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मेरे को काहे पकड़ ले हो। तो अरविंद घोष, समझ में आ रहा है, अरविंद घोष जो है अब इनका केस लड़ेंगे। अब इनका क्या चलेगा, केस चलेगा, इनका केस लड़ा जाएगा, समझ में आ रहा है। और इनका केस लड़ने के लिए कोट पहनकर एक जाने माने व्यक्ति आ रहे हैं, जाने माने वकील। और इनके केस लड़ने वाले का नाम था चितरंजन दास। देख रहे हो कहां से कहां पहुंच गया दुनिया। अरविंद घोष का केस मनिक टोला या मानिक टोला में जो शस्त्रागार षड्यंत्र था, उसमें अरविंद घोष का केस किसने लड़ा था, पूछेगा कौन थे, चितरंजन दास। याद रहेगा चितरंजन दास, क्योंकि चितरंजन दास भी कहां के हैं, बंगाल के। कहां के हैं, बंगाल के। और इनके केस के कारण जो है इनको सजा से क्या हो गए, ये मुक्त हो गए। ठीक है, इनका केस क्या हुआ, सफल रहा। और ये जो है इनको जो है चितरंजन दास बचा लिए, ने हमारा मैं लड़ा केस ऐसा करके। ठीक है, तो अरविंद घोष को कौन बचा लिए, चितरंजन दास। और इस प्रकार इन्हें कोई भी सजा नहीं हुई। लेकिन इन्हें एक शर्त पर कहा गया कि आज से अगर अब दोबारा आप क्रांतिकारी घटनाओं में लीन नहीं होंगे, और कुछ दिन के लिए आपको बंगाल क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए ये कहां पहुंच गए, पौंडीचेरी। कहां पहुंच गए, पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी में पहुंचने के बाद वहां पर इन्होंने क्या बना लिया, आश्रम। आश्रम का नाम क्या था, अराविले या अरोविले। क्या नाम था, अरोविले नाम का क्या बनाए, आश्रम। और आश्रम बनाने के बाद ये क्या हो गए, संत बन गए। क्या बन गए, संत बन गए। और संत करने के बाद अब ये दार्शनिक भी बन गए। और इन्होंने भारत में 2 दर्शन दिया है, अति मानस और समग्र योग। तो अति मानस और समग्र योग नामक दर्शन जो है, समग्र योग कौन दिया है पूछेगा तो कौन है आपका, अरविंद घोष। इन घटनाओं के बाद उन्होंने अपना, हालांकि अंदर से सब जुड़े रहेंगे भाई, स्पष्ट रूप से जो सामने आकर क्रांतिकारी घटना करते थे वो अब नहीं रहेंगे। और याद रखना, मन इनका, मन मारेगा क्या, मन लगेगा ना कुछ तो करूं, मन चुगुल चुगुल करता था। भले ये दार्शनिक बन गए थे, लेकिन अभी मन क्या चलता था, कुछ करूं कुछ करूं। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया पत्र पत्रिका, तो चुपके चुपके अब यहीं से लिखेंगे वंदे मातरम। समझ में आ रहा है, खाली पीली नहीं बैठना है, क्या करना है, वंदे मातरम। और इसमें वो वंदे मातरम में युवाओं को क्या करते थे, प्रेरित करते थे। युवाओं को क्या करते थे, प्रेरित करते थे। तो इस प्रकार जो है अरविंद घोष का, हालांकि ठीक है, लेकिन मूल सिद्धांत क्या था कि अरविंद घोष थोड़ा सा राजनीति से क्या हो गए, हट गए, दूरी चले। इसीलिए देखो ना 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक वापस आए तो लाला लाजपत राय ही उनके साथ मिल पाए। विपिन चंद्र अरविंद घोष का जिक्र हम किए क्या, नहीं। उसके बाद इन लोग दोनों राजनीति से लगभग क्या ले लिए थे, संन्यास ले लिए थे। तो ये घटना क्या कहलाती है, अलीपुर षड्यंत्र। याद रहेगा, ठीक। अब एक घटना लास्ट देख लो, ठीक है, इसी में कौन है आपका, मुजफ्फरपुर। क्या नाम है आपका, मुजफ्फरपुर बम कांड या बम केस। ये भी जानो, ये भी कब हुआ है, 1908। क्या हुआ है आपका, 1908 में। ठीक है, इसमें देखो, इसमें बस आपको याद रखना है कि एक आपका डीएम थे। क्या थे आपका, डीएम। उस डीएम का नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था, किंग्सफोर्ड। इस डीएम का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। और ये पहले कहां थे, बंगाल में। कहां थे आपका, बंगाल। ये मुजफ्फरपुर कहां आता है, बिहार। कहां आता है, बिहार। तो पहले बिहार भी किसका हिस्सा था, बंगाल। लेकिन अभी हम सेपरेट कर रहे हैं, क्षेत्र तो अलग अलग है। तो ये जो आपके डीएम थे, ये क्रांतिकारियों को बहुत परेशान करते थे। क्या करते थे, क्रांतिकारियों को क्या करते थे, परेशान करते थे। कौन करते थे परेशान, किंग्स। जबरदस्ती खोज खोज के क्रांतिकारियों पर केस करते थे। और कोई भी क्रांतिकारी आते थे, मतलब सीधा सीधा उनको फांसी का क्या देना है, सजा। मतलब इनकी क्रांतिकारियों के प्रति एकदम विरोधी नीति थी। कौन आपका, किंग्सफोर्ड। अब कहते हैं ना,
समय व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कब उनका आखिरी सांस पास आ जाए। समझ में आ रहा है। और ये जो आपका मुजफ्फरपुर है, यहां पर 2 ठो क्रांतिकारी लोग पैदा हो चुके थे और 2 क्रांतिकारियों में से एक का नाम था खुदीराम बोस। कौन थे आपका? खुदीराम बोस, इसको जान ही रहे होंगे। और इनके साथ इनका साथी थे प्रफुल्ल चाकी। कौन थे आपका? प्रफुल्ल चाकी। ये लोग कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर में। और ये कहाँ के हैं? बंगाल के। ये क्रांतिकारी लोगों को बहुत क्या करते थे? परेशान। एक दिन आपका इनका बंगाल से मुजफ्फरपुर में प्रमोशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रमोशन। मुजफ्फरपुर में ये क्या बनकर आ गए? आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सेशन कोर्ट के जज बने। क्या बने आपका? सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय के क्या बन गए? आपका जज। यानी सीधा डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या बन गए? सेशन कोर्ट के क्या बन गए? जज। इनको लगा मजा आ गया रे एकदम, मतलब जज पदोन्नति हुआ। पर पहुंचे कहां हो तुम? ये 2 भाई लोग यहां बैठे हैं। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल। अब पार्टी सार्टी तो करेंगे। तो एक दिन मुजफ्फरपुर में ये गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। किसमें? गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। और इस गाड़ी में बैठ में साथ में कौन थे? आपका किंग्सफोर्ड। और इसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रहे थे जिसमें कौन थे? आपका किंग्सफोर्ड। और उनके साथ जो अंग्रेजी महिला भी थी। कुछ क्या थी? आपका अंग्रेजी महिला। अंग्रेजी महिला में इसको बोलते हैं कैनेडी फैमिली। क्या है आपका? कैनेडी परिवार के जो लोग थे, मिस कैनेडी और मिसेस कैनेडी जो थे, वो यहां पर थे। ठीक है, कैनेडी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो इस गाड़ी में किसके साथ बैठ के जा रहे थे? किंग्सफोर्ड। अच्छा, एक महिला से याद आया बेटा, एक सवाल याद रखना यहां से। ये जो अनुशीलन समिति है ना, अनुशीलन समिति, ठीक है, हाँ, इसमें एकमात्र महिला सदस्य भी याद रख लेना। क्या है? एकमात्र आपका फीमेल जो सदस्य थी, एकमात्र महिला, वो है आपका सिस्टर निवेदिता। क्या है आपका? सिस्टर निवेदिता। ठीक है, निवेदिता या निवेदिता जो है, निवेदिता, ये आपका, ठीक है, निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जो है एकमात्र महिला सदस्य है। किनका? अनुशीलन समिति का। याद रखना, सवाल पूछेगा। ठीक है, तो यहां पर कौन महिला लोग बैठे हैं? कैनेडी महिला लोग। कौन लोग बैठे हैं? कैनेडी। और कहां जा रहे हैं? गाड़ी में बैठकर किंग्सफोर्ड एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं शहर को। उस समय ये दोनों लोग क्या बनाए थे? प्लान बनाए थे कि ये बहुत परेशान किए हैं और आज ये कैसे खुश रह सकता है, इसको तो उड़ाना पड़ेगा। ऐसा करके कौन बनाएंगे? खुदीराम और आपका प्रफुल्ल चाकी। तो नाम से पता चल रहा है, गोली थोड़ी मारेंगे, क्या फेंकेंगे? बम। इसलिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर क्या फेंक दिया? बम। वो गाड़ी जा रहा था, बम फेंक दिया। ठीक है, किंग्सफोर्ड पर क्या फेंक दिए? बम फेंक दिए। परंतु जो आपका किंग्सफोर्ड है वो मरेगा क्या? क्योंकि भाई बम फेंकना अलग बात है, बम पढ़ना अलग बात है। ये बेचारे लोग फेंक दिए। ये मात्र अभी 19 साल के। कितने साल के थे? 19 साल के थे। कौन? आपका खुदीराम बोस। 19 साल में किस पर बम फेंकने चले गए? जज पर। ठीक है, किंग्सफोर्ड आपके सेशन कोर्ट के जज पर बम फेंके। अब ये बम फेंके तो भड़ाक से फूटा, तो ये फेंका गया कौन? किंग्सफोर्ड। तो फेंकाने वाला व्यक्ति बच गया। और जो बम में जला वो कौन थे? कैनेडी महिलाएं। कैनेडी जो फैमिली थी वो भारत की विरोधी नहीं थी। इसके पति ने, जो मिस्टर कैनेडी थे, उन्होंने भारतीयों के लिए अच्छी विचारधाराओं को जन्म दिया था। इसलिए इसमें ना क्रांतिकारियों की थोड़ी बहुत निंदा भी होती है कि किंग्सफोर्ड पर बम फेंके, ससुरे तुमको, इन्हीं चीजों को तो मर गए उन लोग, इनको मारना था ना। ऐसा कैनेडी परिवार, उसके छोटी सी बच्ची बैठी थी और उनकी माता, हालांकि मिस्टर कैनेडी तो मर चुके थे, लेकिन मिस कैनेडी और मिसेस कैनेडी जो है आपका, दोनों उस गाड़ी में बैठे थे, उन लोग क्या हो गए? मर गए। और किंग्सफोर्ड उछल के कहां फेंका गया था? बाहर। वो मां बच गया करके खुश है। अब बचेंगे तो उसके बाद छोड़ेंगे क्या? नहीं। तुरंत केस चला किस पर? खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस पर क्या हो गया? फांसी की सजा। याद रखेंगे, फांसी पर चढ़ने वाला सबसे युवा कौन था पूछेगा तो क्या मारोगे? खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला क्रांतिकारी कौन है? खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस पर जैसे ही केस चला, तहन वहां पर कौन देख रहे हैं? प्रफुल्ल चाकी। ये अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड हो गया तो फिर वही एक आदमी, समझ में आ रहा है ना, वो एक आदमी पुलिस को जाके क्या करेंगे? बताएंगे। और इसको चारों तरफ से पुलिस क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। बोले मुझे पता है तुम लोग जाके मुझे फांसी दोगे, इससे अच्छा मरना ही है। तो खुद बंदूक निकाले और खुद क्या कर लिए? शूट कर लिए। कौन? आपका प्रफुल्ल चाकी। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था, आखिरी गोली को शूट कर लिए थे, वैसे आपका प्रफुल्ल चाकी ने। याद रखना, क्या देखो कोटेशन याद रखना, जब आप यूपीएससी और पीएससी का जब एग्जाम देंगे बेटा, व्यापम में तो ठीक है, तो लाइन रखना, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों को फांसी हो गई लिखा रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक को फांसी हुई और दूसरे ने स्वयं को क्या मार लिया? गोली। कई बार आत्महत्या लिखा रहता है, स्वयं सुसाइड कर लिया, ऐसा शब्द भी प्रयोग होगा। तो स्वयं को क्या मार लिया? गोली मार लिया। कौन गोली मार लिए? प्रफुल्ल चाकी। कब की बात है? 1908 की इस घटना, समझ में आ रहा है? इसी को कौन छाप दिया था? बाल गंगाधर तिलक। अब याद आ रहा है मामला?
बाल गंगाधर तिलक ने किंग्स फॉर मुजफ्फरपुर कांड को छाप दिया था। कौन सी? केसरी में। किसमें छापे थे? क्योंकि ये कौन सी भाषा में है? ताकि लोग पढ़ सके, ससुरी अंग्रेज भी पढ़ डाले। और इन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर बम कांड बहुत अच्छा हुआ था, खुदीराम बोस ने उन पर क्या फेंका? बम। और इसीलिए इन्हीं को आधार बनाकर, ये कभी शांत थोड़ी बैठते थे, समझ पा रहे? और इन्हीं को आधार मानकर 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की क्या होगी? सजा। तो 6 साल की सजा का कारण क्या था? मुजफ्फरपुर बम कांड की तारीफ करना और इनको समर्थन करने के आरोप में। भाई बचे हैं आदमी तो छोड़ेंगे थोड़ी है। तो आपका बाल गंगाधर तिलक पर 6 साल की क्या हुई? सजा। और यही वो 8 से 6 14 जो वो म्यांमार जेल, कहां रहेंगे? मांडले जेल में। कौन से जेल में रहेंगे? यही वो दौर है जहां पर वो कौन से जेल में रहेंगे? मांडले जेल में रहेंगे। और यहीं पर जाके ठला पीला रहेंगे तो बुक लिखेंगे, गीता रहस्य। कौन सा बुक लिखेंगे? गीता रहस्य बुक लिखेंगे। और जब 14 में आएंगे तो इनका विचार बदल जाएगा और ये उदारवादियों से मिलने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण 1916 में होगा लखनऊ पैक्ट। और उसके बाद क्या चलाएंगे? मैं सुधर गया हूं सर, होम रूल आंदोलन चलाएंगे। धन वही वैलेंटाइन सिरोल चिढ़ाएगा, तुम सुधर गए हो, तुम सुधर गए हो, तुम ही हो जो भारत के शांति के क्या हो? जनक है। बोले जेल तो नहीं जाऊंगा लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसके खिलाफ केस करने कहां चले जाते हैं? लंदन। और पूरा होम रूल किसके अंदर आ जाते हैं? एनी बसेंट। और उसके बाद इनको बेवकूफ कौन बनाते हैं? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। पूरा कहानी उसी का सीरीज है, समझ में आ रहा है? तो ये पूरा कहां की घटना है? बंगाल की। कल अपन जब आपका पंजाब और दिल्ली पर चर्चा करेंगे तो याद रखना, मैं एक बार इसका भी सिनॉप्सिस बनवा दूंगा लास्ट वाला मैप से, और उसके बाद हो जाएगा फिर अपन पंजाब और किसका देखेंगे? आपका दिल्ली का। प्रथम चरण क्या हो जाएगा? समाप्त। अब द्वितीय चरण को फिर शुरू करेंगे 1924 से। फिर हम लाएंगे भारत में साइमन कमीशन, तब फिर चलेगा सबका एक ही जगह। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय को जो पीटेंगे, इसका सैंडर्स, उसमें भी तो यही संगठन लोग रहेंगे ना। तो द्वितीय चरण को भी अच्छे से हम क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइए।